हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। और इस बात की खुशी भी होगी कि यूपीपीएससी 2026 का जो नोटिफ़िकेशन है वो आउट हो चुका है। कल शाम को ये नोटिफ़िकेशन आ गया था और अच्छी बात ये है कि इसका जो आवेदन है वो भी कल शाम से ही स्टार्ट हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि जो नोटिफ़िकेशन है उसके जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं, उसके स्टार्टिंग डेट, एंड डेट और इसकी आयु सीमा क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट क्या है, कुछ विशेष जो पद हैं उनका क्या मतलब है। इस फॉर्म की और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी फॉर्म की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि फॉर्म स्टार्ट करने की यानी कि फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट है वो क्या है। तो स्टार्ट करने की जो डेट है वो 25 जून 2026 है, यानी कि कल से ही ये स्टार्ट हो चुका है। और जो इसके एंड होने की जो ऑनलाइन जो फॉर्म है वो लेने की जो अंतिम तिथि है वो 27 जुलाई है। और साथ ही साथ अगर आप गलती कर देते हैं किसी फॉर्म भरते समय या कुछ आपको संशोधन करना है उसमें, तो उसके लिए भी एक अंतिम तिथि दी गई है 3 अगस्त की। हालाँकि आप कोशिश करें कि आप गलती मत करें, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, तो फिर उसके लिए समाधान जो है वो भी दिया है आयोग ने और उसकी अंतिम तिथि आपको दे रखी है 3 अगस्त के लिए। सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओटीआर जो है, आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, सारा कुछ जो डिटेल है वो आपको सारे दिन फिलअप करने पड़ेंगे। इसके लिए आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि यूपीपीएससी का फॉर्म, हाउ टू फिल द यूपीपीएससी फॉर्म, तो वहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगी आपको। बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे। अगर किसी को दिक्कत आती है इसका फॉर्म फिलअप करने पे, तो आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा फॉर्म। तो आप गलती मत करिएगा, भले आप एक बार किसी भी वीडियो को रिकमेंड कर लीजिए, आप किसी भी वीडियो को एक बार देख लीजिए, गाइड हो जाएगा, आपको उससे सहायता मिल जाएगी कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। लेकिन मेरा सुझाव यही है कि एक बार आप किसी भी वीडियो को उठा के देख लीजिएगा ताकि आपसे गलती ना हो फॉर्म भरते हुए। तो एक बार आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आगे आते हैं इसमें आवेदन शुल्क में। आवेदन शुल्क आप लोग देख लीजिए कि जो जनरल कैटेगरी है, जो ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी है, उसके लिए ₹125 लगते हैं और एससी-एसटी के लिए ₹65 लगते हैं। दिव्यांगजन जो हैं उनके लिए ₹25 लगते हैं। भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनके लिए भी ₹65 लगते हैं। ऐसे ही हर एक जो श्रेणी है उनके लिए, सबके लिए अलग-अलग इसके पैसे लगते हैं उसी हिसाब से। बात आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोई भी नोटिफ़िकेशन आता है तो मैंने बताया कि उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है। दूसरी चीज़ होती है कि उसमें कितनी पोस्ट हैं। तो बात करते हैं अब रिक्तियों की संख्या की। तो रिक्तियों की संख्या इसमें 500 लिखी हुई है। इन्होंने लिखा हुआ है लगभग संख्या जो है वो 500 है, लेकिन आप सभी को पता है कि ये संख्या बहुत बढ़ने वाली है इसके बाद। इसमें आगे लिखा भी हुआ है कि रिक्तियों की जो संख्या है वो परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है। और ये ज़ाहिर-सी बात है, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ 500 पोस्ट नहीं होने वाली हैं, क्योंकि जो भी लोग यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देते आए हैं, उन सभी को मालूम होगा कि जितनी भी वैकेंसी नोटिफ़िकेशन में आती है, जो एग्ज़ैक्ट नोटिफ़िकेशन जब एंड होता है, जब रिज़ल्ट आता है, फाइनल रिज़ल्ट आता है, तो उससे ज़्यादा सीटें हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें भी जो 500 सीटें दे रखी हैं, तो ये सीटें बढ़ेंगी और इस बार ज़्यादा बढ़ेंगी, बिकॉज़ चुनाव का समय है और इसमें लगभग-लगभग आप मान के चलिए कि 1100 से ज़्यादा सीटें आने वाली हैं। ठीक है? तो 500 सीटें देख के निराश मत होइएगा, जैसा कि सब जगह पता है आपको कि ज़्यादा ही सीटें आएँगी, तो वो सही न्यूज़ है, ऐसा कुछ भी उसमें मिथ्या नहीं है, सही न्यूज़ है। आपको लगभग 1100 के करीब सीटें मिलेंगी। और पोस्ट आप सभी जानते हैं, पीसीएस की पोस्ट कैसी पोस्ट होती है, अच्छी पोस्ट होती है, लेकिन आप लोगों को बता दूँ कि 3 ग्रेड होते हैं इसमें, 4200 ग्रेड, 4600 ग्रेड और 5400 ग्रेड की ये पोस्ट होती है। इसमें कई सारी पोस्ट होती हैं, इसके बारे में मैं विस्तृत एक अलग वीडियो बना दूँगा। इसमें कई सारी, ये जितनी पोस्ट दिखा रही हैं, ये सारे पोस्ट के हैं। इसमें ये सारी पोस्ट यूपीपीसीएस के थ्रू कवर किए जाते हैं। आरक्षण की बात कर लेते हैं, तो ओबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, इन सब का आरक्षण है, जो भी मानक हैं, उसी के अनुसार ही आरक्षण होता है। बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की। तो शैक्षिक अर्हता नॉर्मली जो नॉर्मल पोस्ट हैं, एक 2 टाइप की पोस्ट होती हैं, एक होती है स्पेशल पोस्ट और एक होती है नॉर्मल पोस्ट। नॉर्मल पोस्ट यानी कि जनरल पोस्ट। जनरल पोस्ट में जितने भी सारे ग्रेजुएट वाले हैं, आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो, चाहे बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे बीटेक किया हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया हो, तो वो सभी जनरल पोस्ट में कंसीडर होते हैं। जनरल पोस्ट मतलब, जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि डिप्टी कलेक्टर जो है वो जनरल पोस्ट में, ठीक है। अब कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो स्पेशल पोस्ट होती हैं, जिनके लिए एक स्पेशल आपको एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। मान लीजिए कोई ऐसी पोस्ट है जहाँ पर आपको लॉ की समझ होनी चाहिए, तो फिर वो उस पोस्ट के लिए स्पेशल रिक्वायर्ड कर देते हैं कि हमें ग्रेजुएशन तो चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन हमें लॉ में चाहिए, तो वो एक स्पेशल पोस्ट हो गई, है ना। तो उसी हिसाब से कुछ अलग से स्पेशल पोस्ट होती हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट। अब इसमें देखिए, इन्होंने मांगा हुआ है कि स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए यहाँ पर। दूसरी बात है, इन्होंने मांगा स्नातक होना चाहिए बीएड में,
है ना? मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और साथ ही साथ हाई स्कूल या इंटर में 3 साल का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। तो ये एक स्पेशल पोस्ट हुई, है ना? क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, इसमें अलग-अलग इनके क्राइटेरिया हैं, अलग-अलग इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये जो ये सारी जो क्राइटेरिया मैच करेगा, वही प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है। बाकी लोग इसको जो नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, किसी ने बीए नॉर्मल कर लिया है, मान लीजिए बीएससी किया मैथमेटिक्स से, तो वो नहीं इसको फॉर्म भर सकता है। या फिर अगर आपने बीटेक किया हुआ है, तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ऐसे ही जो विशेष पदों में है, ऐसे ही ये सह जिला विद्यालय निरीक्षक, उप सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद, वरिष्ठ प्रवक्ता, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ये कई सारे पोस्ट हैं। ये सारे विशेष पद हैं, ठीक है ना? अब ऐसा लग रहा होगा कि सारे विशेष ही पद हैं क्या? तो ऐसा भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो जब कोई भी पोस्ट आती है तो उसमें 2 टाइप की पोस्ट होंगी, एक जनरल पोस्ट होगी और एक विशेष पोस्ट होगी। तो ये सारे विशेष पोस्ट अलग से दिए हैं क्योंकि इसमें अलग से एलिजिबिलिटी माँगता है और जो जनरल पोस्ट होते हैं उसको अलग से कहीं मेंशन नहीं करते, बस वो बोल देते हैं कि हाँ, हमें स्नातक चाहिए। लेकिन वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देनी होती क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेलिंग उनको चाहिए भी नहीं। सिर्फ़ इतना बता देना ही काफ़ी होता है कि हमें एक ग्रेजुएट बंदा चाहिए। आप कहीं भी किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन प्राप्त कर सकते हैं। अब शारीरिक मापदंड, जैसे आपकी पुलिस में डीएसपी या कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर आपको फिजिकल क्राइटेरिया भी कंप्लीट करना होता है, तो वहाँ पर शारीरिक मापदंड दिए हुए हैं। जैसे कि ये पुलिस उपाधीक्षक है, यानी कि इसको डीएसपी बोलते हैं। तो डीएसपी की जो पोस्ट है उसमें पुरुष के लिए जो हाइट है वो 165 है और अनुसूचित जनजाति के लिए हाइट 160 है। तो पुरुषों में जो जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं और एससी कैंडिडेट, उनके लिए एक हाइट 165 है और सीना का जो है वो सीने की भी जो उसकी जो चौड़ाई होती है वो नापी जाती है। तो एक होता है बिना फुलाए और एक होता है फुलाने पर। जब भी आपका फिजिकल टेस्ट होता है तो ये चीज़ होती है। तो बिना फुलाए आपकी जो होना चाहिए वो 84 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और फुलाने पे 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे ही एसटी कैटेगरी में हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और बिना फुलाए सीना जो है वो 79 सेंटीमीटर और जो फुलाने पर है वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसे ही महिलाओं का है, महिलाओं में जो हाइट है वो 152 होना चाहिए। सीने की उनमें कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं होता उनमें। और ऐसे ही बाकी सारी चीज़ें भी, महिलाओं का जो अभ्यर्थियों का जो न्यूनतम वज़न है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। याद रख लें, जो भी महिलाएँ इस वीडियो को देख रही हैं, उनके लिए है कि आपका न्यूनतम वज़न जो है वो 40 होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद जिला कमांडेंट होमगार्ड के जो पद हैं, उसमें भी ये सारा क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एक बार। अधीक्षक कारागार पद हेतु, इसमें भी आपकी ऊँचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें हैं। आबकारी निरीक्षक पद के लिए 167 सेंटीमीटर जो पोस्ट है, ये उप कारापाल इस पद के लिए है। इसके बाद जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, तो इनके लिए भी ये सारा क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा नॉर्मली जो यूपीपीएससी का एग्जाम करवाती है, वो आयोग 21 साल की मिनिमम आयु और मैक्सिमम आयु 40 वर्ष मांगती है। ये वो आयु है जिसमें आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। इसके अलावा रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जैसे कि दिव्यांगजन में जो अधिकतम आयु है वो 55 वर्ष के लिए है, ठीक है? और अधिकतम आयु में छूट है, ओबीसी के लिए अलग छूट है और एससी, एसटी इन सब के लिए अलग-अलग छूट दी हुई है। जैसे ओबीसी के लिए 5 साल की छूट है, दिव्यांग के लिए 15 साल की छूट है और कई जो ऐसे अधिकारी हैं जो अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, इन सभी के लिए लगभग 3 साल की छूट है। तो ये एक बार देख सकते हैं आप, जिस भी अगर कैटेगरी इन किसी की भी कैटेगरी में आप अगर आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपको छूट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जनरली 40 साल की उम्र है, तो 40 साल के अंदर अगर आप हैं, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर 40 साल से कम है आपकी एज, तो आपको इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। आप एलिजिबल हैं, आप बाकी चीज़ें गौर से देखें। इसके बाद ये कई सारे जो प्रमाण पत्र हैं, जैसे ओबीसी का है, तो ओबीसी को अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए अपना प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जो भी इसका एससी-एसटी का लाभ उठाना चाहते हैं, रिज़र्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो उसका सारा प्रमाण पत्र देना होगा। तो प्रमाण पत्र सारा का जो भी प्रमाण पत्र आप बनवाएँगे, जो सर्टिफ़िकेट बनवाएँगे, उनका ये प्रारूप यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रारूप के तहत आपको अपना सर्टिफ़िकेट अपलोड करना पड़ेगा या फिर डीवी के समय आपको दिखाना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पर और कुछ ज़्यादा इस नोटिफ़िकेशन में है नहीं। लास्ट में सिलेबस है, सिलेबस के लिए मैं एक अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगा। उसमें डिटेल में सारा कुछ जो पैटर्न है और कैसे इसका सिलेबस क्या चीज़ है और इसमें कितना वेटेज है और कहाँ से कैसे क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों के लिए बना दूँगा। तो अभी के लिए यूपीपीएससी की तरफ से नोटिफ़िकेशन आउट हो चुका है। आप सभी लोग, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं और जो भी लोग करना चाहते हैं, उन सभी के लिए यही है कि आप लोग, डेट आपको पता चल गई है। एग्ज़ाम डेट जो है वो आपका 6 दिसंबर को है, ठीक है? तो आपके पास अच्छा खासा समय है, 5 से 6 महीने हैं आपके पास, आप लग जाइए। आप सभी लोग अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतरीन ढंग से करिए।
तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आई हो, नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर मैंने सारी चीज़ें कवर की हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।